अब हमारे पास आ जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग है, वो है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है एसिटाजोलामाइड करता क्या है। एसिटाजोलामाइड आपके पास जो होता है, ये आपके पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है इसको ब्लॉक करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है आपके पास, इस एंजाइम को कौन ब्लॉक करेगा? एसिटाजोलामाइड। ये बात है। उसके अलावा एसिटाजोलामाइड के बारे में ये भी बताया हुआ है कि आपके पास इसके अदर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं दैन डायूरेटिक, मतलब डायूरेसिस के अलावा इसके अदर भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जिसमें ज़्यादा एफिकेशियस है एज कम्पेयर टू इट्स डायूरेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यही मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इसने करना क्या है। इसने जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम करता क्या है। ये देखो, ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये है आपके पास वाटर। इसने कन्वर्ट हो जाना है H2CO3, ठीक है। और ये करवा कौन रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब इसने ब्रेक हो जाना है इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या हो गया? इनहिबिट हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपकी बॉडी में कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, अच्छा देखो, अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में सपोज ये भी बताया हुआ कि सेलुलर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एपिकल मेम्ब्रेन पे भी जो होता है, उस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है कि आपके पास सोडियम की जो एक्सचेंज एबिलिटी होती है विद हाइड्रोजन, वो कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाजोलामाइड। क्या हो रहा है कि जो आपके पास सपोज एक सेल था, अब हाइड्रोजन बना है, इसने हाइड्रोजन ने बाहर जाना है और बाहर से सोडियम अंदर आएगा। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होते हैं ना। अब एसिटाजोलामाइड ने इस फंक्शन को भी इनहिबिट करना है, तो ना तो हाइड्रोजन बाहर जा रही है और ना ही सोडियम अंदर आ रही है। इसकी वजह से आपके पास माइल्ड सी डायूरेसिस यहाँ पे होगी। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो बना ही नहीं है H पॉजिटिव SCO3, तो ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास ये दोनों जो है ना जगहों पे काम करता है, मतलब दोनों, एक ये इस साइड पे भी होगा, इस तरह भी काम करता है ये, ठीक है, डुअल। एक तो इस तरह आपके पास डायूरेसिस होगी। उसके बाद आपके पास ये जो डिफ्यूज़ आउट होके बाइकार्बोनेट गया बाहर। अब देखो, बाइकार्बोनेट ल्यूमेन में चला गया। अब बाइकार्बोनेट जब अंदर जाता जाता है तो आपके पास क्या होना है, इसने क्लोरीन बाहर आता है, बाइकार्बोनेट अंदर जाता है। बाइकार्बोनेट क्लोरीन ट्रांसपोर्टर भी होता है एक। अब क्लोरीन की एक्सक्रीशन नहीं हो पाती, बाइकार्बोनेट यहाँ पे रहता है, तो यूरिन की pH इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी में क्या कंडीशन हो जाएगी? हाइपरक्लोरीमिक। ये जब जा रहा है निकल रहा है तो एसिडोसिस, क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, एक तो बेस निकल रही है, तो क्या पीछे हो जाएगा? एसिडोसिस हो जाएगी। ये सारा का सारा फंक्शन मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू एसिटाजोलामाइड काम करता है। अब इसके थेरेप्यूटिक यूज होते हैं, इसके दो कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोमा वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं, देन हमें से एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं। अब ग्लूकोमा में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ग्लूकोमा में आपके पास सिलरी बॉडी में जाके जो है ये इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। जब सिलरी बॉडी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, देखो सिलरी बॉडी है, सीलरी बॉडी का जो आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो इनहिबिट होगा, जिसकी वजह से आपके पास एक्वेस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एक्वेस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम होगी तो आपके पास इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। जब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्लूकोमा ट्रीट हो जाएगा। कौन सा ग्लूकोमा होता है? ये ओपन एंगल, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, याद रख लेना आपने, ठीक है। अब आपके पास ये थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, तो हमने बात की ना कि एसिटाजोलामाइड है, इसको हम ओरली, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन एसिटाजोलामाइड को हम ओरली भी ले लेते हैं, इंट्रावीनसली भी ले लेते हैं। बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के ना कुछ टॉपिकल ड्रग्स भी होते हैं जिनको टॉपिकली अप्लाई करते हैं। वो कौन से? आपके पास था, एक आपके पास ब्रिंजोलामाइड था, एक आपके पास था डोरजोलामाइड। डोरजोलामाइड, जैसे वो एसिटाजोलामाइड था, ये है डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, ठीक है। इनके सिस्टमिक इफेक्शन होते हैं इसलिए ये बेनिफिशियल होते हैं। देन एल्टीट्यूड सिकनेस। अब एल्टीट्यूड सिकनेस की जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटाजोलामाइड को। अब ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं आपके पास? जैसे वीकनेस हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेरिब्रल एंड पल्मोनरी एडिमा होता है। देन आपके पास ब्रेथलेसनेस होती है, नोजिया होता है, डिजनेस फील होता है, ठीक है, वीकनेस, फैटीग, ये सब चीज़ें। इन सिम्टम्स
की प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटाजोलामाइड को। अब इसके मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको बताया कि हम इसको ओरली भी लेते हैं, आईवी फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है। और जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो 90% प्रोटीन बाउंड होती है ये, ठीक है। हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है जो है वो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन से, ठीक है। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स मैं बता दूं। एडवर्स इफेक्ट्स में एक तो आपके पास आ जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट तो हमारी बॉडी से बाहर जा रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। प्लस पोटेशियम की डिप्लीशन, मतलब हाइपोकैलिमिक स्टेट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। पैरेस्थीजिया मतलब नम्बनेस वाली कंडीशन हो जाती है। ड्राउजीनेस एंड रीनल स्टोन फॉर्मेशन। 5 चीज़ें हैं कि एक तो हमने बता दिया कि एसिडोसिस करवा रहा है, फिर हमने बता दिया कि पोटेशियम की बॉडी से डिप्लीशन करवा रहा है, फिर एक इसका जो खतरनाक सा इफेक्ट है वो ये है कि रीनल में स्टोन फॉर्मेशन भी हो रही है। देन ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थीजिया। और एक और इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हेपेटिक सिरोसिस वाले पेशेंट में हम एसिटाजोलामाइड नहीं देते। हेपेटिक सिरोसिस वाला एक पेशेंट है, काफ़ी बड़ा लिखा है मैंने, इसमें आपने एसिटाजोलामाइड नहीं देना। क्यों? हेपेटिक सिरोसिस वाले पेशेंट में एसिटाजोलामाइड क्या करेगा, अमोनियम को एक्सक्रीट आउट होने ही नहीं देगा। जब अमोनियम, क्योंकि यूरिया साइकिल तो फिर चलेगा नहीं, तो अमोनियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो अमोनियम को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा, तो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होंगे इसके, ठीक है। इसलिए लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को नहीं देना। देन लास्ट हमारे पास आ जाती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में जो चीज़ आती है वो है मैनिटोल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं, इसमें एक जो ड्रग है वो क्या है आपके पास, मैनिटोल। ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट है, जब आपके पास फिल्टर होकर किडनी से आपके पास से जाता है नेफ्रॉन के ल्यूमेन में, तो आपके पास एज एन ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट एक्ट करता है, जिस वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक जो है ना प्रेशर कॉज करता है, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर की डायूरेसिस हो जाएगी, ठीक है। इसका सोडियम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि खुद एज अ ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट एक्ट करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने पाता, डायूरेसिस हो जाते हैं। सोडियम की रिटेंशन से इसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। देन हम इसको यूज़ कम करेंगे। यूज़ हम तब करते हैं जैसे आपके पास सपोज करो कोई एक्यूट ली कोई इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस थे जो है वो गलती से ले लिए या फोर्सफुली दिए गए, मतलब इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस हैं जो एक पर्सन सपोज करो, एक पर्सन है उसने एक इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस इनहेल किए हुए हैं, ठीक है। अब इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस को हमने बॉडी में से रिमूव करवाना है, तो आपके पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यूरिन फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं। दे इंक्रीज़ द यूरिन फ्लो। उस यूरिन फ्लो के इंक्रीज़ होने की वजह से इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में से रिमूव किया जाता है कि अगर ना रिमूव किया जाए तो वो किडनी फेलियर कर सकते हैं। देन आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपके पास इंक्रीज़ हुआ है तो उस केसेस में भी हम मैनिटोल देते हैं, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, कि डायूरेसिस हो और बॉडी में जो है उसकी कंसनट्रेशन कम, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया आपके पास। फिर आपके पास जो है, हाँ, मैनिटोल की एक बात ये होती है कि ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। मैनिटोल को ओरली कभी भी नहीं देते। ओरली देके फिर हम इसके इफेक्ट का इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, इसका इफेक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ओरली तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसको हमने हमेशा आईवी रूट में देना है, मैनिटोल को आईवी देना है आपने। अच्छा, अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स में देख लो, डिहाइड्रेशन करवा देगा। एडवर्स इफेक्ट्स में डिहाइड्रेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन होती है। 2 इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एक तो डिहाइड्रेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो किडनी में फिल्टर होने से पहले जो मैनिटोल था वो तो हमारे ब्लड में भरा हुआ था। जब ब्लड में भी तो वो ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट काम करेगा ना, जब ब्लड में ऑस्मोटिक एक्टिव एजेंट काम करे तो सेल्स में से वाटर को खींचेगा बाहर को, ब्लड की तरफ, ठीक है। जब सेल्स में से वाटर बाहर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम भर जाएगा, मतलब वाटर की एक्सपेंशन हो रही है, वाटर ज़्यादा हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो इसे हम कहते हैं वाटर एक्सपेंशन। जब ब्लड में वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन हो रही है। जब मैनिटोल वगैरह लें तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। वही हाइपोनेट्रीमिया जो है वो थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही आपके पास डायूरेसिस होती है तो हाइपोनेट्रीमिया टूवर्ड्स नॉर्मल अगेन चला जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया हमारे पास अबाउट ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, और यहाँ पे हमारे सारे के सारे डायूरेटिक्स कंप्लीट हो गए।